बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज शाह हवेली का वारिस पैदा हुआ था। उसकी छोटी छोटी कलाई में चांदी के कड़े पहनाए जा रहे थे। वो भी इस नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ खड़ा बड़े शौक से उसे देख रहा था। तभी मालकिन ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिराया था। अरे मनहूस, क्यों इसके पलंग के साथ खड़ा है? तेरे नापाक वजूद का साया मेरे बेटे के ऊपर असरअंदाज हो जाएगा। फिरोज की आंखों में आंसू आ गए थे। वो इतना बड़ा भी नहीं था जो मालकिन की आवाज में चुभन को महसूस कर पाता, लेकिन धक्का लगने से उसकी कोहनियां जरूर छिल गई थी। तभी दुर्दाना पलटी थी। नफरत से उसके वजूद को देखते हुए कहने लगी, तू एक तवाइफ का बेटा है और ये पलंग में लेटा हुआ हवेली का वारिस, एक इज्जतदार घराने की औरत का चश्म चिराग। तेरी इतनी औकात नहीं जो मेरे बेटे की बराबरी करे। फिरोज हैरत से उस दुर्दाना बेगम की बातें सुन रहा था। उसने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा था, बल्कि वो तो उस नन्हे से चांद के टुकड़े जैसे बच्चे को बड़े शौक से देख रहा था। दुर्दाना बेगम की आंखों से डरकर वो हमेशा की तरह हवेली के बागीचे की तरफ आ गया था। फिर उसी दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वही मेहरबान औरत चली आई जो न जाने हर बार उसके पास कहाँ से आ जाती थी। प्यार से उसका चेहरा देखते हुए कहने लगी, क्यों रोते हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस औरत को देख रहा था। सच में ही अगर ये इसके साथ नहीं होती तो शायद वो भी अपनी माँ की तरह उस कब्र में जाकर सो जाता। जब रात को चुपके चुपके वो अपनी माँ की कब्र पर पहुंच जाता था, क्योंकि एक बार उसे उसके बाप ने बताया था, इसी कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए, ये तुम्हारी माँ की कब्र है। तब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उस दिन अंधेरी रात में वो कब्र पर सर रखे रो रहा था। जब किसी ने उसके सर पर हाथ रखा, चौंक कर चेहरा ऊपर किया तो रोशन चेहरे वाली एक औरत उससे बड़े प्यार भरी नजरों से देख रही थी। क्यों रोते हो बच्चे? मैं हूं ना तुम्हारी माँ, लेकिन मुझे हवेली में भी माँ की जरूरत है। वो दुर्दाना बेगम मुझे बहुत मारती है। ठीक है, मैं वहाँ भी आया करूँगी, तुम परेशान ना होना। वो उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी। फिर जब भी वो उदास होता, परेशान होता, वो उसके पास आ जाती थी। उसके लिए मिठाई भी लेकर आती, कभी ढेर सारे फ्रूट भी। वरना दुर्दाना बेगम का बस चलता तो उसके आगे से वो खाना भी उठा लेती थी। आखिर वो इतनी जालिम क्यों है? कभी कभी वो आंखें बंद करके सोचता। उस नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे का नाम फिरोज था। अभी वो सिर्फ 10 साल का था, मासूम और खूबसूरत। उसका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उसने एक तवाइफ के वजूद से जन्म लिया था, और इस हवेली का मालिक चौधरी शुजात, जिसने एक तवाइफ से दिल लगा लिया था और इससे चोरी छुपे निकाह भी कर लिया। लेकिन उसका गुनाह ये था कि इसने अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में एक तवाइफ से निकाह किया था। उसका ये जुर्म माफ होने वाला नहीं था। कई सालों तक उसने ये राज छुपा कर रखा, लेकिन जब वो एक बेटे को जन्म देकर उस दुनिया से रुखसत हो गई तो इस प्यारे सुर्ख सफेद रंगत वाले बच्चे को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो इस बच्चे को लेकर हवेली चली आए और हवेली के पुराने मुलाजिम ने उनका भांडा फोड़ दिया था। दुर्दाना, उनकी पहली बीवी, ये सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गई थी कि उन्होंने इससे छुपकर एक तवाइफ से निकाह कर लिया था। उनका बस नहीं चल रहा था कि इस बच्चे का गला घोंट दें। वो तो इसी वक्त घर छोड़कर जाने को तैयार थी, लेकिन अगर उनके मैके से उनके माँ का फोन ना आता तो वो ये घर छोड़कर चली जाती। उसकी माँ कहने लगी कि जो हो गया सो हो गया, अब वो तवाइफ तो ये दुनिया छोड़कर चली गई है, लेकिन तू अपना घर क्यों खराब कर रही है? याद रखना, तेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक तेरी गोद खाली है। यूं दुर्दाना ने अपने बढ़ते कदम रोक लिए थे, लेकिन इस फितने को हरगिज कबूल करने को तैयार नहीं थी। ये जान करके वो एक तवाइफ का बेटा है, हवेली के सब लोग उससे नफरत करने लगे थे। सिर्फ उसका बाप ही था जो अपने खानदान से छुप छुप कर उससे प्यार का इजहार करता। फिर उसने उसे एक हवेली की मुलाजमा के हवाले कर दिया जो 24 घंटे हवेली में रहती थी। वही उसे पाल रही थी। लेकिन जब अचानक उस मुलाजमा का इंतकाल हो गया तो फिरोज बिल्कुल तन्हा हो गया था। अभी वो सिर्फ 6 साल का था जब उस दिन बागीचे में बैठकर आंसू बहाते हुए रोने लगा। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। वो एक दरख्त के नीचे लेटा लेटा ही सो गया था, भूखा प्यासा। किसी को इतना ख्याल नहीं था कि उसे खाना ही खिला देता। वैसे भी जब मालिकों को परवाह नहीं थी तो मुलाजिम भला कहाँ से परवाह करते।
फिर कई साल बाद दुर्दाना बेगम को माँ बनने की खुशी मिली तो वो दीवानी हो गई। बार बार चौधरी शुजात को कहती कि अब जो मेरी कोख से बच्चा जन्म लेगा वही इस हवेली का वारिस होगा, उस गंदे खून को आप इस हवेली से बाहर निकाल दें। लेकिन चौधरी शुजात ऐसा नहीं कर सकते थे। वो दुर्दाना को समझाते हुए कहने लगा कि पड़ा रहेगा हवेली के एक कोने में, वैसे भी तुमने इसे मुलाजिम बना दिया है। हवेली के सारे नौकर यही समझते हैं कि फिरोज इस हवेली का मुलाजिम है। यूं वक्त गुजरता रहा और इस कदर तेजी से गुजरा कि पता ही नहीं चला, और आज फिरोज पूरे 17 साल का हो चुका था। लेकिन इन गुजरते सालों में उसकी हैसियत मजीद कमतर हो गई थी। पूरे खानदान का उसके साथ ऐसा सलूक था जैसे वो यहाँ का नौकर है। यही वजह थी कि मुलाजिम से ज्यादा उसे कोई अहमियत नहीं देता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हवेली के एक हिस्से में फिरोज किसी के पास जाता है जो हर रात उससे मिलने आती है। वो बड़ी ही मेहरबान है, वो फिरोज को अपना बेटा कहती थी। जब फिरोज ने एक दिन उससे पूछा कि वो हमेशा सबसे छुपकर इससे मिलने क्यों आती है, तो वो कहने लगी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ बेटा। फिरोज ये सुनकर खुश हो गया था। एक उस औरत का सहारा ही उसे जिंदगी की तरफ वापस पलटने पर मजबूर कर गया था, वरना दुर्दाना बेगम का उसके साथ ऐसा सलूक था कि वो मरने को तरजीह देता। जब वो मुलाजमों के सामने उसे मारती पीटती, मामूली मामूली गलतियों पर उसे रुई की तरह धनक कर रख देती थी। ऐसे में वो उसके सामने आ जाती, उसके आंसू साफ करती, बड़े प्यार से अपने हाथों से उसे खाना खिलाती थी। फिर एक दिन फिरोज ने उससे पूछा कि वो रात के अंधेरे में ही उससे मिलने क्यों आती है, तो वो कहने लगी, क्योंकि मुझे लोगों से डर लगता है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे मिलने आती हूँ तो मेरा आना जाना बंद हो जाएगा। वैसे भी मैं बहुत दूर से आती हूँ, इस हवेली के खुफिया रास्ते से, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। आज तो हवेली में कसब हो गया था जब उसकी सौतेली माँ यानी दुर्दाना बेगम का सोने का सेट उनके कमरे से चोरी हो गया। उसने पूरी हवेली में हंगामा खड़ा कर दिया था। सारे मुलाजिम जमा हो गए, लेकिन तभी उसने बालों से फिरोज को पकड़ा और कहने लगी, नमक हराम, ये तेरे ही काम हो सकते हैं। तेरे खून में गंदे जरासीम शामिल हैं। तू एक तवाइफ की औलाद है और ऐसी हरकत तू ही कर सकता है। चौधरी शुजात शहर गए हुए थे, उन्हें इस पूरे मामले की खबर भी न थी, लेकिन सारे मुलाजमों के सामने उससे बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर बुलंद आवाज से चिल्लाते हुए कहने लगी, यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ जब मेरा बेटा जवान हो जाएगा तो तुम नाग की तरह आ जाओगे इस हवेली में उसकी सारी दौलत पर कब्जा करने के लिए। इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुझे अपने हाथों से जहर दे दूंगी। दुर्दाना बेगम की नफरत की वजह आज खुलकर सामने आई थी। वो इस बात से डरती थी कि कहीं फिरोज किसी जायदाद में से अपना हिस्सा न मांगने लग जाए, इसलिए वो उसे मजबूर कर रही थी कि वो इस हवेली को छोड़कर चला जाए, क्योंकि अगले साल फिरोज 18 साल का हो जाता और वो बालिग भी हो चुका था। अगर बालिग होने के बाद चौधरी शुजात अपनी जायदाद का बंटवारा करता तो शायद वो फिरोज के नाम भी कुछ हिस्सा कर देता। इसलिए वो चौधरी शुजात के आने से पहले पहले उसे इस हवेली से भगाना चाहती थी। फिरोज दर्द से बड़ा जमीन पर बुरी तरह तड़प रहा था। वो दिल में सोचने लगा कि वो इस हवेली से चला जाएगा तो कहाँ रहेगा, उसके पास कोई ठिकाना नहीं। लेकिन आज रात को उसका इंतजार करने वाला था जो हमेशा उसकी मदद के लिए आती थी। अब वो उसे दिल से पुकार रहा था। तभी बागीचे में उसी दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। आज फिर वो आई थी उसके जख्मों को साफ करने। सरगोशी में कहने लगी, कभी भी ये हवेली छोड़कर नहीं जाना। तब फिरोज रोते हुए उससे कहने लगा, लेकिन वो औरत बहुत जालिम है, वो मुझे मार डालेगी। तभी उस मेहरबान औरत ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, वो जालिम है तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने वाली। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ। अब वो उसे अपने साथ लेकर जा रही थी। तभी उसे हवेली के पिछले हिस्से में एक खुफिया दरवाजा नजर आया था। वो औरत उसे खोलने का इशारा कर रही थी। वो हैरान था कि ये दरवाजा कैसा है। जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला तो वो गहरा तहखाना था। तुम मेरे साथ यहाँ पर रहोगे। दुर्दाना बेगम की नजरों से छुपकर मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी, लेकिन तुम इस हवेली को कभी भी छोड़कर नहीं जाना, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं उस तहखाने में कैसे रहूंगा?
फिरोज हैरान परेशान था। सब कुछ हो सकता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो आओ, मैं इस तहखाने को दिखाती हूँ। अब वो उसे अपने साथ लेकर अंदर जा रही थी, लेकिन अंदर आने के बाद फिरोज के होश उड़ गए थे। अंदर तो जैसे एक पूरी दुनिया आबाद थी। सामने एक उसकी हम उम्र लड़की भी बैठी थी और एक छोटा बच्चा भी। साफ सुथरा तहखाना और उसमें रखा जिंदगी का सारा सामान। वो हैरत से बुत बना खड़ा था। वो डरते डरते उस मेहरबान औरत से कहने लगा, ये कौन है? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा, ये मेरा खानदान है। मेरा खानदान भी यहीं पर आबाद है और तुम हमारे साथ इस तहखाने में रहोगी। अब वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि जब ये रह सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी इसी तहखाने में रह लूंगा। ये सोचकर वो खुश हो गया और आज से वो इस खानदान के साथ उस तहखाने में रहने लगा। यहाँ की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ थी, वो हैरान रह गया था। दुर्दाना बेगम की नजरों से छुपकर यहाँ की जिंदगी उसे आसान लग रही थी, क्योंकि उसे उस जालिम औरत ने धमकी दी थी कि अगर वो हवेली को छोड़कर नहीं गया तो वो उसे जहर दे देगी। अब वो उस औरत के बच्चों से यही खेलता रहता, गो कि वो 17 साल का हो गया था। यहाँ की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में जीने का आदी था, लेकिन एक जिंदान में से वो बाहर देखता रहता था। फिर एक दिन वो लड़की उसके सामने आकर बैठी जो उसकी हम उम्र थी। वो उसे गौर से देखते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें हमारे बारे में पता है कि हम कौन हैं और हमारी माँ तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई है? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, उसने बचपन से मेरा ख्याल रखा है। अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होता। उसी की वजह से मुझे जिंदगी का हौसला मिलता है। वो कहने लगी, लेकिन हमें भी तुम्हारी जरूरत है। दरअसल हम भी इसी तहखाने से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि हम पिछले 20 सालों से यहाँ कैद हैं। हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। तुम हमारी मदद करो। लेकिन तुम्हें यहाँ किसने कैद किया है? अब फिरोज हैरान रह गया था। तभी वो लड़की कहने लगी, मैं अपनी माँ की वजह से अभी तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकती, लेकिन जब वो मुझे कहेंगी मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी वो दिन नहीं आया, जब तुम 18 साल की हो जाओगी तभी वो तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकाल देगी और वो सच्चाई भी बता देगी जिसकी वजह से वो तुम्हें यहाँ लेकर आई है। अब फिरोज उलझ कर रह गया था। ये लड़की कह रही थी कि उसकी माँ उसे किसी खास मकसद से यहाँ लाई है, जबकि वो तो बचपन से ही उसका ख्याल रखती थी, उसका एहसास करती थी। अब वो अपने दिल में उसके लिए कोई गलत फहमी नहीं पालना चाहता था, लेकिन उसके लिए सच्चाई जानना भी जरूरी था। फिर लाख कोशिश के बावजूद भी वो उस मेहरबान औरत से सच्चाई नहीं पूछ सका था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और उसकी यहाँ जरूरत की सारी चीजें खुद ब खुद वो कहीं न कहीं से लेकर आ जाती थी। रोजाना वो उंगलियों पर दिनों का हिसाब लगाता कि वो किस दिन 18 साल का होगा और कब इस तहखाने से बाहर निकलेगा। फिर अपने बाप के सामने जाएगा और उसे सच्चाई बताएगा कि किस तरह दुर्दाना बेगम ने उसे इस हवेली से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया था। यहाँ ना हवा थी ना रोशनी, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी बाहर की जिंदगी की निस्बत। लेकिन एक दिन उसने उन दोनों माँ बेटी की बातें सुन ली, जब बेटी अपनी माँ से कह रही थी कि आपको पूरा यकीन है कि हमें यहाँ से आज़ादी मिल जाएगी, उस लड़के के साथ हम भी इस तहखाने से आज़ाद हो जाएंगे। तभी वो मेहरबान औरत कहने लगी, हाँ ये लड़का मेरी ज़रूर मदद करेगा, ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मैं भी इसे अपनी औलाद की तरह समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि इसके पास माँ नहीं है, ना ही माँ की मोहब्बत, ऐसे में मैंने इसे माँ की मोहब्बत दी है। ये मुझे बहुत चाहता है, मेरी बातों पर अमल भी करता है। मुझे यकीन है कि मैं जो भी इससे कहूँगी वो वही जाकर अपने बाप से कहेगा। यूं दिन गुजरते रहे, तब तक फिरोज को कुछ पता भी न चला कि जिंदगी इतनी आसान भी होगी। गो के बाहर की आज़ादी उसकी कैद में बदल गई थी, लेकिन फिर भी ये कैद उसे बहुत अच्छी लग रही थी। फिर वक्त इतनी तेजी से गुजरा कि पता ही नहीं चला और आज वो 18 साल का हो गया था जब वो मेहरबान औरत उसके पास आई। आज तुम्हारी आज़ादी का दिन है फिरोज, लेकिन तुम इस रास्ते से इस तहखाने से बाहर नहीं जाओगे, बल्कि मैं तुम्हें दूसरे रास्ते से बाहर भेजूंगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुमने जाकर अपने वालिद से कहना है कि इस तहखाने में एक औरत और उसके 2 बच्चे रहते हैं, जहाँ पर मैं अपनी जिंदगी का 1 साल गुजार कर आया हूँ और उसी ने मेरी मदद की थी।
इसी की वजह से मैं इस तहखाने में जिंदा रहा। फिरोज हैरान था। वो कहने लगा, क्या मेरे वालिद आपके बारे में नहीं जानते हैं? लेकिन आपका मुझ पर इतना बड़ा एहसान है, मैं जरूर उन्हें ये बात बताऊंगा। वो हैरान भी था कि वो अकेला ही इस तहखाने से बाहर क्यों जा रहा है। बाहर की दुनिया में तो उस औरत और उसके बच्चों को भी जाने का शौक होगा, लेकिन वो इसी तरह तहखाने से बाहर भी ना निकले और अकेले फिरोज को ही यहाँ से भेज दिया। अब वो खुफिया दरवाजे से निकलकर बाहर की दुनिया में आ गया था। सामने ही वो हवेली खड़ी थी। जब दुर्दाना बेगम ने उसे इस हवेली से निकाला था तो अपनी जान बचाने की खातिर वो वहां पर छुपा रहा। हालांकि वो हवेली के अंदर ही मौजूद था, लेकिन किसी को भी इसके बारे में खबर नहीं थी। फिर वो हैरान होकर सोचने लगा, क्या इस तहखाने के बारे में भी कोई नहीं जानता होगा। अब इतने दिन बाद वो इस हवेली में वापस आया था। सामने ही वो एक मुलाजिम खड़ा था। उसे देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन उस मुलाजिम के पीछे आता हुआ चौधरी शुजात, वो भला अपने बेटे को कैसे ना पहचानता। तभी उसने अपने बाजू फैला लिए। फिरोज भागता हुआ आया और अपने वालिद के सीने से चिमट गया था। फिर वो उसे चूमते चाटते हुए कहने लगा, तुम क्यों चले गए थे मेरे बेटे? आखिर तुम इस हवेली को क्यों छोड़कर गए? फिरोज अपने बाप से कहने लगा, क्योंकि मुझे आपकी दूसरी बीवी ने इस हवेली से निकाल दिया था। इसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे जान से मार डालेगी। चौधरी शुजात इसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया था। तभी जो उस मेहरबान औरत ने उसे सब कुछ समझाया था, वही अपने वालिद साहब से कहते हुए वो जरा भी न झिझका था। फिर वो उससे कहने लगा कि जब तक मेरे हाथ मजबूत नहीं होंगे बाबा, जब तक मैं हवेली में नहीं जाऊंगा। क्या कहना चाहते हो तुम फिरोज बेटा? अब वो 18 साल का एक नौजवान लड़का बन गया था और बालिग भी हो गया था, इसलिए अपने मतलब की बात कहते हुए उसने एक लम्हे का भी इंतजार नहीं किया था। फिर वो अपने बाप से कहने लगा कि मुझे जायदाद में से अपना हिस्सा चाहिए, इसके बाद ही मैं दुर्दाना बेगम का सामना करूंगा। अब चौधरी शुजात के 2 ही तो बेटे थे, इसलिए वो फिरोज की बात मानने के लिए तैयार थे। एक उनका छोटा बेटा जो अब 18 साल का हो गया था, एक उनका छोटा बेटा जबकि दूसरा अब 18 साल का हो गया था। इसलिए उसने अगले ही दिन वकील को बुलाकर अपनी जायदाद का निस्फ हिस्सा फिरोज के नाम कर दिया था। अभी तक दुर्दाना बेगम को मालूम नहीं था कि उसके पीठ पीछे कितना कुछ हो गया है, लेकिन जब फिरोज उसके सामने आया तो उसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, नीच साथ के इंसान, तुम फिर यहाँ लौट कर आ गए। मैंने तो तुम्हें इस हवेली से निकाल दिया था। तब वो दुर्दाना बेगम के सामने जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, खबरदार, जो आज के बाद आपने मुझे या मेरी मरी हुई माँ को एक लफ्ज भी कहा, क्योंकि मैं भी इस हवेली का मालिक हूँ। ये देखिए, मेरे बाप ने आधी जायदाद मेरे नाम कर दी है और इस हवेली में से आधा हिस्सा भी। ये सुनकर तो दुर्दाना बेगम को खुशी के दौरे पड़ रहे थे। वो गुस्से से पागल होकर चौधरी शुजात का इंतजार कर रही थी। फिर शाम तक पूरी हवेली में हंगामा मच गया था। जब ये बात पता चली कि चौधरी शुजात ने अपने बड़े बेटे के नाम अपनी आधी जायदाद कर दी है, जो कि एक तवाइफ का बेटा था, लेकिन फिर भी चौधरी शुजात ने उसे अपना जानशीन मुकर्रर किया था। अब वो पूरी तरह बेबस थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। चाहती तो ये थी कि अपने इकलौते बेटे के नाम न सिर्फ पूरी जायदाद बल्कि ये हवेली भी करवा ले, लेकिन फिरोज ने बहुत चालाकी से आधी जायदाद अपने नाम करवाकर आधी मिल्कियत हासिल कर ली थी। यूं अब वो उसे कबूल करने पर मजबूर हो गई थी, लेकिन जब भी फिरोज से उसका सामना होता तो वो नफरत से मुंह फेर कर चली जाती। फिर एक दिन फिरोज अपने बाप से कहने लगा, बाबा, मुझे आपको कुछ बताना है, एक हवेली का राज जिससे शायद आप भी नहीं जानते, लेकिन मैं आज आपको वो राज बताने वाला हूँ। इस हवेली का एक तहखाना है, क्या आप उससे वाकिफ हैं? चौधरी शुजात के होश उड़ गए थे। वो हैरत से कहने लगे, तुम्हें उस तहखाने के बारे में कैसे इल्म है? उस तहखाने को तो आज से 30 साल पहले मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह यहाँ पर किसी भी मुलाजिम को मालूम नहीं है, और ना ही उस तहखाने का किसी के सामने जिक्र किया जाता है। आज तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान हूँ। फिरोज खुद भी इस बात पर हैरान रह गया था। वो कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? 30 साल से बंद तहखाने में एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती हो। आप खुद जाकर देखें, मेरी बात पर यकीन करें। उस तहखाने में एक पूरा खानदान आबाद है। आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि मैंने अपना 1 साल वहीं पर गुजारा है,
اور اس مہربان عورت نے آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی میری مدد کی ہے، جب میں باغیچے میں جا کر اس درخت کے نیچے بیٹھ کر روتا رہتا تھا۔ دردانہ ماں کے رویے پر، ان کے ظلم پر جب بھی میں آنسو بہاتا تو وہ میرے پاس آ جاتی تھی، مجھے ہمت دیتی اور حوصلہ دیتی۔ اسی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ چودھری شجاعت کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے اپنے اس نوجوان بیٹے کو دیکھ رہے تھے جس نے ایک انہونی بات کہی تھی۔ پھر ان کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ غصے سے فیروز سے کہنے لگے، کیا سچ میں ہی تمہیں وہ عورت نظر آئی تھی؟ لیکن کیا اس کی اولاد بھی ہو چکی ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ تہ خانے سے کب باہر آ گئی؟ اس تہ خانے کی قید سے جس میں اس عامل نے اسے 30 سال پہلے قید کیا تھا۔ فیروز حیران تھا کہ اس کے والد کے چہرے کی رنگت کیوں بدل گئی تھی، آخر کو کیوں اتنے خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ تبھی انہوں نے بامشکل دیوار کا سہارا لیا اور فیروز سے کہنے لگے، مجھے اسی عامل سے رابطہ کرنا پڑے گا، لیکن وہ یہاں سے اتنی دور رہتا ہے، دوسرے شہر میں، میرا وہاں جانا بہت مشکل ہے۔ ایک کام کرو بیٹا، تم ہی اس شہر میں جاؤ اور اس عامل کو کسی طرح اس حویلی میں لے کر آؤ۔ وہ حیران تھا کہ اس کا باپ ایسے کیوں کہہ رہا ہے، آخر عامل کا اس تہ خانے سے کیا تعلق ہے، اور تہ خانے کے بارے میں سن کر اس عامل کو اس حویلی میں کیوں بلایا جا رہا ہے۔ ایسے کئی سوال تھے جس کے جواب وہ جاننا چاہتا تھا، لیکن اپنے باپ کے کہنے پر بالآخر وہ اس شہر میں چلا آیا۔ ایڈریس تو اس کے پاس تھا، اسی لیے اسے عامل کا آستانہ بآسانی مل گیا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے اپنے باپ چودھری شجاعت کا نام لیا تو عامل اسے دیکھ کر حیران ہوا، پھر کہنے لگا، واہ نوجوان، کتنے بڑے ہو گئے ہو تم، صرف 2 سال کے تھے جب میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تمہارا باپ اکثر مجھ سے ملاقات کرنے اس شہر میں آتا رہتا ہے، کیونکہ میری جان پہچان اس سے آج کی نہیں بلکہ برسوں پرانی ہے، اس کے باپ دادا سے لے کر اس تک۔ فیروز کہنے لگا، عامل بابا، آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا کیونکہ آپ کو حویلی میں بلایا گیا ہے۔ تو عامل کہنے لگا، ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہوگی، جب بھی تو تمہارے والد صاحب مجھے بلا رہے ہیں، لگتا ہے 30 سال پرانا راز چھپا ہوا آج سب کے سامنے آنے والا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ سب کے سامنے ضرور آئے گی، اور آخر ایسا ہی ہوا۔ فیروز کہنے لگا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے اس سلسلے میں آپ کو حویلی میں بلایا ہے، کیونکہ ہماری حویلی میں ایک تہ خانہ ہے، اس کے اندر ایک عورت رہتی ہے اپنے 2 بچوں کے ساتھ، اور اسے اس تہ خانے میں کیوں قید کیا گیا ہے؟ یہ سن کر تو عامل کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، تم اس عورت کو کیسے جانتے ہو؟ کیا وہ تمہیں دکھائی دیتی ہے؟ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا، جی ہاں، وہ مجھے دکھائی دیتی ہے۔ نہ صرف اس نے بچپن سے لے کر آج تک میرا خیال رکھا، بلکہ جب میری سوتیلی ماں نے حویلی سے نکال دیا تھا تب بھی اس نے میری مدد کی اور مجھے اس تہ خانے میں اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور پھر میں اس تہ خانے سے 1 سال بعد باہر نکلا تھا۔ اب عامل سر پکڑے بیٹھا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ابھی تک اسی تہ خانے میں موجود ہوگی۔ 30 سالوں بعد آخرکار اس حویلی والوں سے بدلہ لینے آ جائے گی، کیونکہ اسے تو ہمیشہ کے لیے تہ خانے میں قید کر دیا گیا تھا، صرف اس حویلی کو آزادی دلوانے کے لیے۔ پھر اس نے دیکھا کہ عامل کے چہرے پر خوفناک تاثرات پھیلے تھے، لیکن پھر بھی اس نے اصل بات ابھی تک فیروز کو نہیں بتائی تھی۔ پھر فیروز کے اصرار پر وہ کہنے لگا، دراصل یہ بہت سالوں پرانی بات ہے، جب تمہارے دادا نے مجھے اس حویلی میں بلایا تھا۔ وہ ایک دوسرے شہر میں رہتے تھے، لیکن اپنا سب کچھ بیچ کر اس گاؤں میں آ گئے تھے، اور اس حویلی کو بھی انہوں نے پہلے ہی خرید لیا تھا۔ لیکن اس حویلی میں آئے ہوئے انہیں ابھی چند دن گزرے تھے جب اس کے اندر سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی۔ کسی کی موجودگی کا احساس ان سب کو ہوتا تو وہ خوفزدہ ہو جاتے۔ حویلی میں اس وقت نہ تو اتنے ملازم تھے اور نہ ہی گھر کے اتنے افراد، صرف ٹوٹل 4 لوگ تھے جو حویلی میں رہا کرتے تھے۔ ایسے میں جب انہیں پراسرار حرکت محسوس ہونا شروع ہوئی تو وہ سب چونک گئے۔ انہیں شک گزرا کہ ضرور یہ حویلی یا تو آسیب زدہ ہے یا پھر اس کے اندر ایسا کچھ ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے اور ہمیں اس حویلی سے باہر نکال کر پھینکنا چاہتا ہے۔ جب سب اتنے خوف زدہ ہو گئے تب انہوں نے میری تلاش شروع کر دی، اور پھر میں یہاں سے اس گاؤں میں چلا آیا اسی حویلی کے بارے میں جاننے کے لیے کہ آخر اس کا کیا راز ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے عمل کیا تو مجھ پر ایک خوفناک انکشاف ہوا تھا۔ اس حویلی میں ایک جن زادی آباد تھی جو جنات کی ملکہ تھی۔ دراصل وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ اس حویلی میں رہا کرتی تھی، اور یہ حویلی پچھلے 20 سالوں سے خالی پڑی تھی،
जबकि जिन्नात का खानदान बहुत बड़ी तादाद में इस हवेली में आबाद था। वो मलिका चाहती थी कि ये लोग इस हवेली को छोड़कर चले जाएं और ये हवेली पूरी तरह खाली हो जाए ताकि वो अपने खानदान को लेकर हमेशा के लिए यहाँ पर आबाद हो जाए। लेकिन चूंकि तुम्हारे दादा वो हवेली खरीद चुके थे, इसलिए वो किसी कीमत पर भी हवेली छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब मैंने तुम्हारे दादा और तुम्हारे बाप को ये बात बताई तो वो कहने लगे, किसी भी तरह करके हमारी जिनसाती से जान छुड़वा दो जो अपने कबीले को लेकर यहाँ से चली जाए। यूं समझ लो कि मेरी और उस जिनसाती की एक जंग शुरू हो गई थी जिसमें ना जाने जीत किसकी होती, लेकिन फिर भी मैं वो अमल करने पर तैयार हो गया था जो बहुत खतरनाक था। मैं उस जिनजादी से रूबरू बात करना चाहता था। फिर वो अमावस की एक काली स्याह रात थी जब वो मेरे सामने आई थी। वो अपनी खौफनाक आवाज में कहने लगी, इस हवेली में मैं पूरे 20 सालों से रह रही हूँ। मेरा खानदान इतना बड़ा है कि मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं। मैं भला इस हवेली को छोड़कर क्यों जाऊंगी? मेरा यहाँ पूरा हक है। तभी मैं उसे समझाते हुए कहने लगा, तुम्हारा इस हवेली पर कोई हक नहीं, क्योंकि ये हवेली इंसानों के लिए तामीर की गई थी, ना कि जिन्नात के लिए। इसलिए अपने पूरे कबीले को लेकर यहाँ से चली जाओ। मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो हवेली को छोड़कर जाने पर तैयार नहीं थी। तब भी मुझे वही करना पड़ा जो मुझे करना चाहिए था। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा खतरनाक अमल करूंगा कि तुम अपने पूरे कबीले समेत इस हवेली के अंदर कैद हो जाओगी, कभी भी आज़ादी हासिल नहीं कर सकोगी। इसलिए तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। अगर तुमने इस हवेली को नहीं छोड़ा तो मैं तुम पर वो अमल करके तुम सबको कैद कर दूंगा। मैं उसे धमकियां दे रहा था तो वो मेरी धमकी से जरा भी न डरी और मुझे धमकी देते हुए कहने लगी, अगर तुम एक आमिल हो तो मैं भी जिनसाती मलिका हूँ। किसी सूरत भी मैं ये हवेली छोड़कर नहीं जाऊंगी, और अगर तुमने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं इसका बदला जरूर लूंगी। अब मैं बुरी तरह घबरा गया था। मैंने उसकी इतनी मिन्नतें समाजत की, लेकिन वो किसी तरह भी हवेली छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। नतीजतन मुझे वही अमल करना पड़ा जो मेरे लिए भी खतरनाक हो सकता था। फिर अमल पूरा होने से एक दिन पहले वो मेरे सामने हाजिर हुई और कहने लगी, मेरा पूरा कबीला यहाँ से जा रहा है, लेकिन याद रखना मैं इस तहखाने में जाकर छुप रही हूँ, लेकिन कभी तो मैं वहाँ से बाहर निकलूंगी और मेरा राज किसी के सामने जाहिर ना करना। अगर किसी ने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं उससे ऐसा बदला लूंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ये कहकर वो तहखाने के अंदर जाकर गायब हो गई थी। तभी मैंने तहखाने पर अमल किया और हमेशा के लिए उसे बंद कर दिया। लेकिन आज जब तुमने ये अजीबोगरीब बात बताई कि वो तुम्हारे सामने आती है, तुम्हें दिखाई देती है, तुम्हें उसने माँ बनकर पाला है, ये कहानी बड़ी ही अनोखी है। मैं नहीं जानता कि वो अभी तक वहीं पर आबाद है और उसने अपना खानदान फिर से बना लिया है। ये बात बहुत बड़े खतरे की बायस है। उसने तुम्हारे जहन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब मुझे वहां जाकर सारा मामला पता करना होगा। फिरोज के तो होश उड़ गए थे। ये सुनकर के बचपन से नजर आने वाली वो औरत एक जिनजाती थी जो उसके सामने एक मेहरबान रूप में आती थी। उसमें उसे अपनी माँ नजर आती थी, लेकिन ये आमिल उसके सामने क्या इंकिशाफ कर रहा है। उसे पूरी शिद्दत से रोना आ रहा था। उसका मतलब है कि उसकी वो बेटी जो उसकी हम उम्र थी वो उसी जिनजाती की बेटी थी, और वो उसका छोटा बेटा भी। ये कहानी उसे बड़ी ही अजीब लग रही थी। फिर आमिल उसके साथ हवेली में चला आया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुलाजमों समेत हवेली के बच्चे बच्चे को इस बात से वाकफियत हो गई, ये जरूर इस हवेली में अजीबोगरीब हरकत हो रही है जो कि आसिफ सदा है। बरसों पुरानी क्या कहानी थी अभी तक किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन जल्द ही ये राज सबके सामने आने वाला था। फिरोज भी ये बात जानने के लिए बेचैन था। वो एक बार उसी मेहरबान जिनसाती से मिलना चाहता था जो बचपन से लेकर आज तक उसका ख्याल रखती आई थी। अब आमिल उसके बाप के पास खड़ा न जाने क्या बातें कर रहा था। वो दीवार के पीछे छुपा उनकी बातें सुनने लग गया। वो हैरान रह गया जब आमिल उसके बाप से कह रहा था, मुझे लगता है वो किसी न किसी तरह तहखाने से आजाद हो गई थी। अब वो इंतकाम लेने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही है। उसने तुम्हारे बेटे को काबू कर लिया है। वो किसी सूरत भी उस जिनसाती की बात से पीछे नहीं हटेगा। अगर जिनसाती ने उसे कह दिया कि वो इस हवेली को बेच दे तो शायद वो बेचने पर भी तैयार हो जाए, क्योंकि आधा हिस्सा तुम्हारे बेटे का है और आधा तुम्हारा। तुमने सारी जायदाद भी उसके नाम कर दी है। अफसोस कर लो कि आगे तुम्हें क्या करना है। मैं तो कहता हूँ कि उस जिनसाती को किसी तरह राजी कर लो कि वो यहाँ से चली जाए
और ऐसा काम सिर्फ तुम्हारा बेटा कर सकता है। यही जरूरी होगा क्योंकि वो उसे अपना बेटा समझती है और ये जो तुम्हारा बेटा है वो उसे अपनी माँ समझता है। ऐसे में इन दोनों के माँ बहन एक रिश्ता कायम हो गया है और इसके तहत ये बात सही है कि वो किसी तरह उसे राजी कर ले कि किसी तरह वो जिनसाती हवेली को छोड़कर चली जाए बिना बदला लिए। फिरोज के होश उड़ गए थे। अब उसका बाप उससे ही ये काम करवाने वाला था, लेकिन उस जिनसाती के ऊपर जुल्म हुआ था। वो तो मलिका जिन्नात थी, वो भला अपनी जिन्नात के ऊपर कैसे ये जुल्म होने देती। उसने जो किया अपने कबीले के लिए किया, वो हरगिज़ ऐसा नहीं करेगा। उसने दिल से फैसला कर लिया था। लेकिन जब उसका बाप उसके पास आया, मेरे बेटे एक बात मानो, उस तहखाने में हम कभी भी कदम नहीं रखते क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ उसकी हुकूमत है। लेकिन तुम वहाँ एक अरसा गुजार कर आए हो, तुम जाकर उससे बात करो, उस जिनसाती को राजी करो, वो किसी तरह इस हवेली को छोड़कर चली जाए। अब अपने बाप के आगे फिरोज मजबूर हो गया था। वो अपने बाप की बात मानकर उस तहखाने में जाने वाला था। गो कि उससे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे जाना तो था। इसलिए वो पहली बार सबसे चुपकर आधी रात को उस तहखाने में आया था। फिर वो उसे आवाजें देने लगा, तुम जहाँ भी हो मेरे सामने आओ। मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि तुमने मेरा साथ जब दिया जो मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं थी, और बाप को तो होश ही नहीं था कि मैं किस हाल में हूँ। जब मेरी माँ मुझे मार पीट कर फेंक दिया करती थी और मैं रोता हुआ उस दरख्त के नीचे बैठता तो तुम ही मेरे पास आती थी। तुम्हारी मेहरबान तबीयत ने मुझे नई जिंदगी दी है। मेरे सामने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। उस तहखाने में जहाँ पर हलचल हुआ करती थी, जिंदगी के आसार हुआ करते थे, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया था। शायद उसका खानदान उसके आने से घबरा रहा था कि कहीं वो उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाने आया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो मेहरबान जिनसाती मलिका जिन्नात उसके सामने आई थी। उसकी आंखों में लाली थी, वो बड़ी अजीब व गरीब सी लग रही थी। फिरोज को आज पहली बार उसे देखकर डर लगा था। फिर वो कहने लगा, तुम भले ही एक जिनसाती हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी माँ का दर्जा दिया है और दे रखा है। फैसला वही होगा जो तुम चाहोगी। चाहो तो इस हवेली की मालिक बन जाओ, चाहो तो वहां चली जाओ जहां पर आपका कबीला है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो आपके पास है। फिरोज हरगिज उसे जबरदस्ती इस हवेली से निकालना नहीं चाहता था। तभी वो जिनसाती कहने लगी, वो दिन मेरे लिए क़यामत खेज था जब मुझे पता चला कि इस हवेली में चंद लोग आकर आबाद हो गए हैं, क्योंकि हमारे जिन्नात यहाँ पर बहुत खुशहाल रह रहे थे। हमने अपनी जिंदगी की बहुत सी खुशियाँ इस हवेली में देखी थी। ऐसे में हम भला किसके हवाले कर देते। तभी तो मैं चाहती थी कि इस पूरी हवेली की मालिक बन जाऊं, और मैं जिन्नात की मलिका थी, उन्हें ठिकाना देना मेरा फर्ज था। सारे जिन्नात बहुत घबरा रहे थे कि न जाने अब हमें ठिकाना मिलेगा या नहीं। हमेशा के लिए हम यहाँ से चले जाएंगे, कहीं इस हवेली के किसी कोने में कैद न कर दिए जाएं। लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहने लगी कि मैं भी जिन्नात की मलिका हूँ, मैं इनका मुकाबला करूंगी, भले ही मुझे अपनी सारी ताकत देनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं इन्हें कहूंगी कि इस हवेली को खाली करके कहीं और चले जाएं। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने आमिल को बुलाकर हम पर एक ऐसा खतरनाक अमल किया जिसकी वजह से मैंने सारे जिन्नात से कहा कि वो यहाँ से चले जाएं, और मैं खुद उस आमिल का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर गई। उसने मुझे इस तहखाने में कैद कर दिया। लेकिन कई साल बीत गए जब एक दिन मेरी मदद करने के लिए एक जिनसात आया था। उसने मुझे आज़ाद करवाया। फिर मैंने उसी जिनसात से शादी कर ली, अपना एक खानदान बना लिया। लेकिन मैं उनसे बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। अब तुम अपने पूरे खानदान को कहो कि वो इस हवेली को खाली कर दे, क्योंकि मैं फिर से उन्हें जिनसात को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। फिरोज के सामने आज सारी हकीकत आ गई थी, लेकिन फिर भी वो उस जिनसाती मलिका की मदद करना चाहता था, क्योंकि उसने हर मोड़ पर, हर मकाम पर फिरोज की मदद की थी। वो कभी भी उसे ये नहीं कह सकता था कि वो हवेली को छोड़कर चली जाए। तभी उसने उससे वादा किया कि वो उसकी ये हवेली हर सूरत में खाली करवा कर रहेगा। अब जैसे ही वो आमिल के सामने आया तो उस आमिल से कहने लगा, खबरदार, जो आपने दोबारा इससे कोई तकलीफ पहुंचाई या इस पर कोई शैतानी अमल करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो जिनसाती की मोहब्बत में दीवाना हो गया था। आखिर को वो उसकी माँ की तरह उससे प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने बाप से कहा कि वो जिनसादे की खातिर इस हवेली को खाली करवाना चाहता है। भले कुछ भी हो, वो इस हवेली को बेचकर यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता है।
ये सुनकर सब बहुत परेशान हो गए थे। अब तो दुर्दाना के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इस हवेली में उसके बच्चे का मुस्तकबिल था। यहाँ इस गांव में उनकी जमीनें जायदाद सब कुछ था। बाहर किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो कभी भी वो ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकते थे, और फिर इस हवेली को लेने वाला भी उसी में आकर आबाद हो जाता। वो तो इसे फरोख्त भी नहीं कर सकते थे। अब वो सब फिरोज की मिन्नतें कर रहे थे कि वो किसी भी तरह जिनजादी को मजबूर करे कि वो ये हवेली छोड़कर चली जाए, क्योंकि इसका पूरा कबीला था किसी दूसरे जंगल में जाकर आबाद हो गया था। ऐसे में वो जरूर उसकी बात मान लेगी। लेकिन फिरोज उसे ये सब कैसे कह सकता था? वो हरगिज़ उससे ये बात नहीं करना चाहता था। आखिरकार उस जिनजादी के खौफ ने उस आमिल और फिर उसके बाप को इस कदर परेशान किया कि वो इस हवेली को खाली करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन फिरोज खुश था कि वो जिनजादी को उसका ठिकाना देने में कामयाब हो गया है, क्योंकि वो एक मलिका थी और हवेली में अपने सारे जिन्नात के साथ किसी मलिका की तरह एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती थी। जब वो इतने सालों से इस हवेली को छोड़कर नहीं गई तो यकीनन वो किसी तरह भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती। फिर उस दिन वो जिनजादी के पास आया और उससे कहने लगा, आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। 2 दिन बाद ये पूरी हवेली खाली हो जाएगी। बाबा ने अपनी सारी जमीनें बेचने का फैसला किया है और इस हवेली को हम बेचेंगे नहीं, बल्कि ये हवेली आपकी है और आप इसकी मालिक। जिनजादी ये सुनकर हैरान हो गई थी। फिर वो कहने लगी, मेरे बच्चे, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, तुम्हारी मोहब्बत का। लेकिन मेरा मकसद नहीं था कि मैं अपने ही इस बेटे को बर्बाद कर दूं, जिसने कई सालों बाद अपने वालिद की मोहब्बत और इस हवेली की मलकियत हासिल की है। भले ही मैं एक जिनजादी हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी औलाद से कम नहीं समझा। जब भी तुम इस दरख्त के नीचे बैठकर रोते थे तो मुझे तुम पर बहुत तरस आता था। उसी दिन से मैंने ठान ली थी कि मैं तुम्हें अपनी औलाद की तरह मोहब्बत दूंगी। ऐसे में एक माँ कैसे चाह सकती है कि उसकी औलाद वो आशियाना छोड़कर कहीं दूर चली जाए और दुनिया की ठोकरों में पलने के लिए छोड़ दे। इसलिए मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी और आज से ये हवेली तुम्हारी है और तुम्हारे खानदान की। मैं तो सिर्फ छोटा सा इम्तिहान ले रही थी, देखना चाहती थी कि तुम इस दौलत की खातिर इस आमिल के साथ मिलकर मुझ पर कोई अमल करवाते हो या नहीं। आज तुम्हारा खूबसूरत दिल देखकर बेइख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। फिरोज आंसुओं से रो रहा था, क्योंकि ये जिनजादी मलिका हमेशा के लिए ये हवेली छोड़कर जा रही थी। न जाने कभी दोबारा उससे मिलने आएगी या नहीं। फिर वो उस जिनजादी मलिका से कहने लगा, मैं आपका इंतजार करूंगा, कभी न कभी जिंदगी में आप मुझसे मुलाकात करने जरूर आना। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। यूं जिनजादी मलिका हमेशा के लिए अपने कबीले में लौट गई और अपने खानदान के साथ। लेकिन जाते जाते उसकी बेटी ने मुड़कर फिरोज को देखा था। उसकी आंखों में फिरोज के लिए मोहब्बत थी और उस आंखों की चमक से फिरोज भी घायल हो गया था। खुद नहीं जानता था कि वो उस जिनजादी की इसी बेटी से मोहब्बत करने लगा था। फिर जब फिरोज ने आमिल को बताया कि जिनजादी हमेशा के लिए ये हवेली छोड़कर चली गई, किसी को भी यकीन नहीं आया था। लेकिन जब फिरोज ने वो तहखाना खोला तब उन सबको यकीन आ गया और एक बार फिर से वो हवेली आबाद हो गई थी। लेकिन अब दुर्दाना अपने उस सौतेले बेटे से नजरें चुराती, क्योंकि हमेशा उसने उसके साथ बुरा सलूक किया था, उस पर जुल्म सितम किए थे और उसे धुतकारा था। लेकिन आज उसी की वजह से वो एक बार फिर से अपने खानदान के साथ इस हवेली में रह रही थी। फिर एक दिन उसने फिरोज को अपने पास बुलाया था। वो उससे अपने किए की माफी मांगना चाहती थी। फिरोज ने भी उसे माफ कर दिया और अब वो 20 साल का एक नौजवान बन चुका था। अपने बाप की सारी जमीनें भी संभाल ली थी, क्योंकि अक्सर उसके बाप की तबीयत खराब रहती थी, जबकि उसका छोटा भाई उससे पूरे 10 साल छोटा था। ऐसे में उसे जवान होने में अभी बहुत वक्त लगना था। उस पूरी हवेली में फिरोज खान के चर्चे थे। वो लड़का जो अपनी सौतेली माँ के जुल्म सितम से तंग आकर नौकरों के रहमो करम पर पल रहा था, जिसकी नौकर भी इज्जत नहीं करते थे और आज किसी की जुर्रत नहीं थी कि कोई उसके सामने सर उठाकर बात कर सके। ये सब उसी मलिका जिनजादी की वजह से हुआ था, जो उसकी जिंदगी में उसकी माँ बनकर आई थी और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। वो कभी कभार जरा सी आहट पर चौंक जाता कि शायद वो उससे मिलने आई है, लेकिन कई साल गुजर गए, वो उससे मिलने नहीं आई थी। लेकिन वो एक जरूरी काम से एक दिन शहर गया तो वापसी के सफर में उसे बहुत रात हो गई थी। बीच रास्ते में पहुंचा था कि अचानक उसे सफेद लिबास में एक नौजवान लड़की खड़ी दिखाई दी। वो गाड़ी से उतर कर आया। शायद उस लड़की को किसी लिफ्ट की जरूरत है। जैसे ही उसने उस लड़की को मुखातिब किया तो अचानक से पलटकर उसने फिरोज की तरफ देखा।
फिरोज के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उससे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने वो जिनजादी खड़ी है, मलका जन्नात की बेटी। आज वो कितने सालों बाद उससे मिलने आई है। बेइख्तियार वो उससे देखने लगा तो वो जिनजादी मुस्कुरा कर उससे देखते हुए कहने लगी, मुझे मेरी माँ ने पैगाम देकर भेजा है। दरअसल वो आपसे मिलने तो नहीं आ सकती क्योंकि वो अब कबीले की मलिका जिनजादी है और उन्हें जरा भी वक्त नहीं, लेकिन मैं अक्सर तुमसे मुलाकात करने आती रहूंगी, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? फिरोज को भला क्या एतराज होना था। फिर उस रात वो उस जिनजादी से ढेरों बातें करता रहा, अपने माजी की, आने वाली और न जाने क्या क्या। जिनजादी की सूरत में उसे एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई थी और वो उस दोस्त को कभी भी खोना नहीं चाहता था। एक खूबसूरत शाम गुजारकर वो घर चला आया। आज उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उन दोनों माँ बेटी से उसके दिल का एक खास रिश्ता जुड़ चुका था और वो इस रिश्ते को कभी भी खत्म करना नहीं चाहता था। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।